आज बात करते हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो लीजिए चैप्टर 1 हमने शुरू करता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। चलिए इसके लिए आप लोग हो जाइए तैयार। बच्चों सिलेबस पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना ज़रूरी रहता है कि विज्ञान क्या है, क्योंकि हम लोग विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो ठीक बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे विज्ञान। सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का भी डिफिनेशन लगले क्लियर कर लीजिए बच्चों, यानी एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है जीव विज्ञान क्या है। चलिए इसका डिफिनेशन शुरू करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। बात करते हैं बच्चों अब सिलेबस के बारे में। तो यहाँ जो पहला चैप्टर है वह है जैव प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम को 4 पार्ट में रखा गया है। इसमें पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। अब आगे बात करते हैं तो जो दूसरा चैप्टर है वह है नियंत्रण एवं स्वानिभय, तीसरा चैप्टर है जनन, चौथा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, पाँचवा है हमारा पर्यावरण और छठा है प्रकृति संसाधन का प्रबंध, सातवां है प्रौद्योगिकी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम और पोषण। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न बन ही जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है। चलिए इसका डिफिनेशन बताते हैं। जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिसमें जीव अपने शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे बात करते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। यहाँ पे जानेंगे अब पोषण के बारे में, यानी पोषण क्या है। जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिसमें जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और उससे प्राप्त ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित रखता है तो उसे पोषण कहते हैं। अब जानेंगे पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है जिसका नाम है स्वपोषण और जो दूसरा है उसका नाम है परपोषण। अब जानेंगे पहला के बारे में, यानी स्वपोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त कर लेता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे बात करेंगे पेड़ पौधे के बारे में जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब जानेंगे दूसरा नंबर, यानी परपोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो उसे परपोषण कहते हैं। जैसे बात करेंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब जानेंगे परपोषण के प्रकार, यानी परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है मृत जीव पोषण। अब बात करते हैं पहला जो है प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संपोषण किसे कहते हैं।
वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। आगे बात करेंगे परजीवी पोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और उसे नुकसान भी पहुंचाता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पे मच्छर, जोंक, खटमल इत्यादि को। अब बात करते हैं मृत जीव पोषण के बारे में, यानी मृत जीव पोषण किसे कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों पर निर्भर करता है तो उसे मृत जीव पोषण कहते हैं। जैसे में होंगे जीवाणु, कवक इत्यादि। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है कैसे। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसे साबित करने के लिए सर्वप्रथम गमले में लगे एक पौधे को लेते हैं जिसे 24 से 48 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जिसके कारण पत्तियों में संचित स्टार्च समाप्त हो जाती है। इसके बाद किसी एक पत्ती को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए एक पॉलीथीन में डालकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अब इस पौधे को 7 से 8 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन वाली पत्ती को तोड़कर जब आयोडीन वाली घोल में डालते हैं तो पत्ती में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन किसी अन्य पत्ती को इसमें डालने पर पत्ती का रंग नीला हो जाता है। इसका कारण यह है कि पॉलीथीन वाली पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अतः इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है कैसे। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। इसे साबित करने के लिए एक क्रोटन की पत्ती के हरे चिट्टेदार भाग को पेन की सहायता से निशान लगा दिया जाता है। इस पत्ती को अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर इसे जल ऊष्मक के द्वारा गर्म किया जाता है। इससे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलने के कारण अल्कोहल का रंग हरा हो जाता है तथा पत्ती रंगहीन हो जाती है। इस पत्ती को बाहर निकालकर जल से धोने के बाद आयोडीन के घोल में डालते हैं तो पत्ती का निशान लगाया हुआ भाग नीला हो जाता है। इसका कारण यह है कि निशान लगाए गए भाग में क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अतः इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्यों। चलिए आंसर जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यह अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाई जाती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में आहार नाल या पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, मुख में पाचन। भोजन का अंत ग्रहण मुख गुहा में होता है। यहाँ
ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदला जाता है। इसी समय लार में पाए जाने वाला टाइलिन या लार इमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे मल्टोज में बदल देता है। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय यह एक थैली जैसा संरचना होता है। इसकी आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित जठर रस की सहायता से भोज्य पदार्थ का अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। आगे है ग्रसनी या पकाशय। यह आकृति द्वारा स्रावित पित्त तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ का क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। अब बात करते हैं छोटी आंत की। यह कुंडली जैसी संरचना होती है जिसके आंतरिक सतह पर उपस्थित यत्र रस की सहायता से भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। अब जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। यह मोटा पाइपनुमा संरचना होता है जिसमें मुख्य रूप से पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है तथा अनपचा अपशिष्ट पदार्थ मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के सूत्र के बारे में आप जान लीजिए। इसके लिए होगा 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यह सूत्र है प्रकाश संश्लेषण का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन का बना रासायनिक पदार्थ होता है जो भोजन के अवयवों को सरल रूप में विखंडित कर देता है। अमीबा में पोषण क्रिया का सचित्र वर्णन करें। चलिए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया और सुनिए। अमीबा का भोजन छोटा छोटा शैवाल तथा डायटम होता है। इसमें भोजन का अंत ग्रहण कुटपाद के माध्यम से होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम द्वारा भोज्य पदार्थ का पाचन होता है और अनपचा अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है।